स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ मैम, दिख रहा है। ओके, सो टू स्टार्ट विथ, एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे फ्रैंक लॉयड राइट करके। उनका एक मानना था कि स्टडी नेचर, लव नेचर, स्टे क्लोज टू नेचर, इट विल नेवर फेल यू। तो अपना कोई भी प्रेजेंटेशन इससे शुरू करती हूँ जनरली, क्योंकि मुझे ये लाइंस बहुत सही लगती है। एंड हमें ये चीज़ अपनी काम में बहुत सारी चीज़ों में हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। नेचर इज समथिंग इतना डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है, येट इट इज सो सिंपल कि हम सिर्फ उसी को फॉलो करें अभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में और अपने प्रैक्टिस में डाला है, जिससे मुझे काफी कुछ सीखने। इसलिए मेरा टॉपिक मैंने चुना है अ रोड बैक टू नेचर, रीडिफाइनिंग सस्टेनेबिलिटी। सो मेरा प्रैक्टिस वैसे तो 8 years पुराना है। मेरे बायोडेटा में आई थिंक 18 मिस्टेक्स हो गया था। 8 years है मेरा एक्सपीरियंस। मेरा ऑफिस प्रैक्टिस का नाम है डिजाइन अंडू। अंडू इसीलिए क्योंकि मैं काफी चीजों को रिवर्स करना चाहती हूँ। जो हम पे जा रहे हैं उसको रिवर्स करके हम कैसे उसको अच्छे ट्रैक पे लेके जाए, ये मेरा कोशिश रहता है। सो बेसिकली हम एक छोटा स्टूडियो प्रैक्टिस which focuses on revival of lost building techniques. It also empowers artisans to engage in vernacular building practice. लोग पर्माकल्चर के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं इन रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर, और हम सस्टेनेबिलिटी को एक फोकस पॉइंट लेके काम करते हैं। दूसरा हमारा एक इनिशिएटिव है विच इज आई एम अ को फाउंडर ऑफ दैट, स्वीट पोटैटो लाइफ। वो एक छोटा सा इनिशिएटिव है टू स्प्रेड अवेयर अबाउट एनिमल एग्रीकल्चर, कि हम एनिमल एग्रीकल्चर से जो करंट क्लाइमेट क्राइसिस है उसका क्या रिलेशन है। हम लोग चीज बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के वी आर ट्राइंग टू strive to bring a change in the way people are consuming food right now, everyone to adopt a plant-based lifestyle and stop their dependency on animal-based products. तो ये चीज पे भी एक काम चलता है। सो सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो हम बहुत बार आते हैं, हम हर चीज में सुनते हैं। सस्टेनेबल कॉटन ले लो, सस्टेनेबल फैब्रिक, सस्टेनेबल कुछ भी, हम एक एक वो बिकने का एक तरीका जैसा बन गया है। तो एक्चुअली सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल एक ये चीज है जो अपने आप को सस्टेन कर सके फ्यूचर में विदाउट पुटिंग मच स्ट्रेन ऑन द प्लैनेट। दैट इज द एक्चुअल व्हेन वी से सस्टेनेबल। ब्रुंटलैंड कमीशन का भी एक यही डेफिनेशन है कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो ये एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब देखते हैं तब दिस इज द सस्टेनेबिलिटी डेफिनेशन। और जब सस्टेनेबिलिटी नंबर्स कंपेयर करते हैं तब हम ये हमेशा कंपेयर करते हैं कि इससे कितना सस्टेनेबल। जैसे हम अगर कॉटन चूज करें और ऑर्गेनिक कॉटन चूज करें तो वी ऑलवेज कंपेयर कि ऑर्गेनिक कॉटन से ऑर्गेनिक कॉटन कितना सस्टेनेबल है। सो देयर इज ऑलवेज अ कंपैरिजन, नंबर्स की बात करते हैं। बट is that enough? That's my question to everyone. Is that enough? The definition that we have today suffice everything? So there are 4 pillars of sustainability. One is human, social, environmental and economic. Human is where we हम जब human aspect की बात करते हैं कि एक उसका education, water, health care और जो भी है वो कितने सस्टेनेबल है, कि उनको अच्छे कंडीशंस में काम करवा रहे हैं कि नहीं, उनको अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, एजुकेशन कैसा है उनका, उस एस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको हम ह्यूमन सस्टेनेबल। सोशल सस्टेनेबिलिटी जब हम रिलेशनशिप्स, पीस, सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं तब हम सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। एनवायरमेंटल जिसमें हम रिसोर्सेज की बात करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हम जो यूज कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है कि नहीं।
एंड इकोनॉमिक, ऑफ कोर्स हम प्रॉफिटेबिलिटी की जब बात, और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, ये एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सस्टेनेबिलिटी की, एंड आई थिंक इट्स ऑल लिंक्ड। हम काफी चीज एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर हम कुछ सिर्फ हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या कभी हम कुछ सोशल करते हैं या सोशल इकोनॉमिक करते हैं, बट ऑल ऑफ दिस इज इंटरलिंक्ड, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको अलग अलग ना देखें और एक एज अ होलिस्टिक पिक्चर देखें। सो I came across this interesting thought-provoking word and concept which is related to sustainability, which redefines which is called absolute sustainability. So absolute sense में हम उसको कैसे define कर सकते हैं? So is something जब हम nature's tolerance limit पे define करते हैं, because ultimately it's the nature that is taking the consequences of our actions. So when we defined sustainability and measure sustainability in terms of nature's tolerance limit to measure, and we allow our actions and products to impact the climate and the environment. That is that is absolute sustainability. अभी ये एक देयर इज दिस इंटरेस्टिंग, बहुत सारे रिसर्च और साइंटिस्ट लोगों ने ये सब रिसर्च करने, they have come up with this word of absolute sustainability, and हम लोग ये चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि हम कितने अपने लिमिट में रह सकते हैं, कि कितना नेचर उसको सह सकता है। सो जब हम नंबर्स की बात करते हैं कि वो अर्थ पे कितना इम्पैक्ट होगा और हम उसको कितना इम्पैक्ट करवा रहे हैं, सो दैट इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ दिस मेथड, एंड एज यू कैन सी सम very crucial here in some aspects. So there are 9 divisions according to the scientists, which they have categorized: land use system, ocean acidification. ये 9 parameters उन्होंने डिफाइन किए हैं, 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज है, और कुछ चीजों में आप देख सकते ऑलरेडी अपने अर्थ के लिमिट के बाहर है ऑलरेडी, और कुछ चीजों में वी आर स्टिल ट्राइंग टू बी इन द ग्रीन जोन, एंड we always want to be in the green zone. That is the whole idea. So this is a bit of understanding, my understanding ability. Now I would like to talk a little bit more on the architecture point of it, because मैं उस चीज को प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं उसके बारे में बात अभी so when I talk about myself, there was a lot of sense of unrest when I started, when I passed out from architecture and when I started my journey into this field. Unrest ये चीज को लेके कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, अब इसको कैसे करना है सही, तो वो चीज को लेके बहुत सारा टाइम गया, उसमें बहुत सारा रिसर्च गया, एंड देन फाइनली डिसाइडेड माय पाथ। एंड जब हम लोग ट्रेडिशनल या पुराने आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो ये एक सवाल हमेशा से मेरे दिमाग में आता था कि हम, ये हमारा मटेरियल पैलेट हुआ करता था 50 years, just 50 years back came in the market. ये हमारा मेजर मटेरियल पैलेट ये था: मिट्टी, लाइम, पत्थर, नेचुरल फाइबर, राइस हस्क है, स्ट्रॉ है, अगेन थैच नेचुरल स्ट्रॉ है, बाइंडिंग की तरह यूज करते हैं। तो हम ये मटेरियल पैलेट छोड़ के हाउ डिड वी कट ग्लास, कंक्रीट एंड स्टील और एनी मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल? ये हमेशा से एक क्वेश्चन है, लॉट ऑफ आंसर्स टू इट, बट व्हाट इज, हम इस पे क्यों आए, इज बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम एक ऐसा रिसोर्स अंडर यूटिलाइज, अंडर यूज है, which according to me is very important resource. टाइम इसीलिए क्योंकि हमें हर चीज फास्ट चाहिए। आज हम ये सोचते हैं कि सारे सॉल्यूशंस क्विक होने चाहिए, वी वांट स्पीडी
क्विक सॉल्यूशंस टू ऑल आर बिग और स्मॉल प्रॉब्लम्स। तो इसके चलते ये हुआ है, मटेरियल्स विच कम फ्रॉम नेचर, उसको समझने में टाइम लगता है, उसको उसके साथ काम करने में टाइम लगता है, जबकि मटेरियल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनीज उससे बनाने में टाइम नहीं लगता है, बिकॉज दे आर ऑल स्टैंडर्डाइज्ड। नेचुरल मटेरियल्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। सो टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हम सबके लिए, बहुत अंडर यूटिलाइज रिसोर्स है। अगर उसको हम अच्छे से चैनलाइज करें और हर चीज को टाइम लेके करें, सो एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग अप्रोच में हम जाएंगे, विच इज मच नीडेड रादर देन क्विक सॉल्यूशंस। So, whenever we start with any work or any project, हम ये चीज पे बहुत हमारे इनिशियल क्वेश्चंस थोड़े इससे रहते हैं कि हम कैसे, हम अपना प्रैक्टिस कैसे, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमको क्या, व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस। सो सबसे पहली चीज हम लोग ये सवाल कि हम मटेरियल्स कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। हम मटेरियल्स 100, 200, 300 और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स से दूर हम अपना मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम अपने साइट के आसपास में जो मटेरियल बन रहा है या लोग उसको इतने सालों से यूज कर रहे हैं, हम वो यूज करके कर रहे हैं, या हम कैटलॉग में से सिलेक्ट करके टिक करके मटेरियल यूज कर रहे हैं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। लोकली वो रीजन में कौन से मटेरियल अवेलेबल है, जो लोग इतने टाइम से उस चीज में मास्टरी कर चुके हैं, एंड उस पे कौन से लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट है। बिकॉज इफ यू यूज और नॉट यूज अ सर्टेन मटेरियल, बहुत सारे लाइवलीहुड्स उस पे डिपेंडेंट होते हैं। सो वी नीड टू cater to that social aspect of sustainability. So material source, abhi this is a very basic material brick, जो ग्रीन बिल्डिंग या ये सब के कैटेगरीज में उनके कोड्स ही नहीं अब बने हैं, और ग्रीन बिल्डिंग में से भी उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज इट अमिट्स अ लॉट ऑफ स्मोक। बट हैव यू एवर थॉट कि जब यही सेम मटेरियल हम अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में कोई बना रहे हैं, अगर हम वही यूज कर रहे हैं, so it does not have more embodied energy than say getting cement or getting steel from some factory में। और ये ऐसी bricks हैं, particularly these bricks, these are sun dried bricks, इसको हम बेक भी नहीं कर, इसको सन बेक कर रहे हैं, इसको हम फायर भी नहीं कर रहे हैं। तो सन बेक, we are using an abundant resource that is the sun, and we are using that to make our material. The sun-dried blocks. This was from one of our project in the south of India. और हमारे साइट जो हमारा रीजन है उसी बहुत सारे ब्रिक मेकिंग किल्स हैं। सो व्हाट वी आस्क देम कि आप उसको किल में फायर मत करना, फायर करने से पहले का जो प्रोसेस है सन बेकिंग, वहां पे आप उसको 21 डेज तक बेक करके देन वी आर गोइंग टू यूज दिस ब्रिक्स। सो दिस वाज आवर स्ट्रेटेजी। And another important thing when we work with natural materials, एक बहुत ही important sense है which gets activated, which is our touch, which we seem to lose in a lot of practices, because you don't really feel and touch the material, what are you even building? With mud and with other local materials, you get that experience of touching the material, whether you do it yourself कि आपके artisans कर रहे हैं, but there is a sense of touch to it, and that makes a lot of difference. So this is the project where we use the bricks. हमने जो brick का जो mortar है वो भी हमने locally available use करके और लोकली अवेलेबल चूना यूज करके हमने उसका मिक्सचर बनाया, जिसको हमने फर्मेंट किया 1 वीक तक। उसमें जैगरी, मेथी पानी, बहुत सारी ट्रेडिशनल विजडम डाला हमने उसमें, और उससे हमने मिक्स बनाया और उसको वी यूज इट एज अ बाइंडिंग मटेरियल।
very important and funny thing when we started building this was, जो clients है वो doctors हैं, तो उनको हमने दो अच्छा रिसर्च किया कि हमको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए। आसपास के सारे लोग उनको बोल रहे हैं कि आप ऐसा ये बिल्डिंग क्यों बना रहे हो, आप जल्दी से 2 महीने वाला आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बना लो और फिर यू कैन इजीली मूव इन द हाउस, यू डोंट नीड टू गिव सो मच टाइम। But I'm very happy to work with clients who are very straightforward and who stick to their principles कि नहीं हमें तो ऐसा ही घर चाहिए। They don't want any chemicals, toxic materials in their house because they're going to live in their house. So they were very strong on this, and uh, this is actually the vernacular style of building in that particular region. What happened now is this building starts looking alien because rest of the buildings in that surrounding is all RCC houses. So what was supposed to look alien and out of context is not looking alien, but our structure is looking alien because of the context, right? So ye cheez, like it hit me really hard, and then I started to realize that even in rural areas, people are losing their local wisdom and shifting the techniques of construction, and which is not a good sign. It's an alarming sign for us. Another set of questions that always arise to us is how something unusual with the usual materials. We get materials of all kinds. उससे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो आज के terms में How can we redefine the local wisdom? We have abundance of local wisdom, whether it be in rural areas or urban areas. How do we redefine that and work in a way that it's not lost? Because it's very important to us to not lose those wisdom. Chala jayega to, we don't have any roots to work on with. Our roots are gone then. So we need to redefine that local wisdom. And how technology be integrated with traditional practice, because as we are technologically hum advance ho rahe hain, but that's only leading to overconsumption. It's not problem, it's just we are always looking for the next new technology, the next new change that's going to happen or anything. Like हम हमेशा बड़ी में ऐसा सोचते हैं कि क्या नया ऐसा हम करेंगे, बट हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम अपनी जो रूट्स है उसको कैसे सेव करें. So this is one of the technique of lime. चूना traditionally उसको कैसे grind करते थे? There was एक cow के माध्यम से जहाँ पे ये चक्की ऐसे गोल घूमता था, and it used to crush with the help of the cow. और अभी उसको replace कर दिया ट्रैक्टर से. ये again it's a traditional way of making lime, जिससे लाइम बहुत अच्छे से घुलता है और उसको फर्मेंट होने देते हैं हम 4 वीक तक with additives, other materials that we add to it. So we utilize this particular technique and the way the lime mortar was made in one of our structures. This is one of the structures that we made in the south again. इसमें unusual कि ये पूरा स्ट्रक्चर 90% ऑफ दिस इज मेड विद चूना. मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने सीमेंट नहीं यूज किया है. वी हैव यूज्ड wherever we required it rather blindly just making the whole thing with cement. We worked with the properties of cement and where we actually needed it. So इसमें हमारा there's no columns, it's a completely load bearing structure. इसकी दीवारें सारा weight ले रही है और इसका जो फाउंडेशन भी बना है इसमें भी कोई सीमेंट नहीं है. हमने से इसको चूने से जोड़ के इसका फाउंडेशन बनाया है. एंड इवन द ब्रिक्स, और ब्रिक्स का जो टेक्निक है इसको हम रैट ट्रैप बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें बीच में which helps in thermal insulation, but it's again a 9-inch thick wall. वॉल का नॉर्मल साइज thickness है. And yeah, this is the whole the land, how it looks currently. It's almost a year-old project. The architect, the client has made some modifications as per his needs,
But the whole idea of living on this land was to be self-sufficient in terms of food, in terms of energy, and in terms of the waste. So इसमें हमने with we have tried to do waste management in this, where we have the waste is treated, and then with the help of a vortex, it is energized, and usse, whatever is the treated water that's being used in the field, and there are patches which are going to be used for growing food, and there are solar panels in one of the structures, so that is taking care of the entire energy needs of the building. So again, when we talk about local wisdom and the hands that do magic, this is one of the technique. Like वो area में बहुत सारे potters हैं, so we use their expertise and collaborate in a way कि हम उनके जो products हैं हम अपने construction में कैसे use करें. So there is this technique called filler slab. ये पुराना टेक्निक ही है. Nowadays I don't know why people don't practice it, but it's very scientific, very technical. इसमें स्टील और सीमेंट बहुत कम यूज होता है. As you can see in the picture, इसमें there's only 10 mm steel rod that has been used. एंड जहाँ पे स्टील की जरूरत नहीं है हम वहाँ स्टील क्यों डालें. आजकल आरसीसी स्लैब्स में इतना भारी स्टील, इतना भारी कंक्रीट होता है, विच इज नॉट. एंड मतलब ये तो अभी नया स्ट्रक्चर है, but there are structures which are really old and there has been no problem absolutely with this kind of technique. And wherever we don't need to use concrete, the compressive strength of concrete, we have replaced it with the earthen pots. So this is how it looks from the top, and ये bottom का view है. अंदर से भी काफी aesthetically also it looks very beautiful. हाउ कैन वी एम्पावर आर्टिजन्स. अभी प्रॉब्लम ये होता है कि आर्टिजन्स को भी काम नहीं मिलता है ये चीज में, और अगर जो मिल रहा है वो भी कन्वेंशनल में मिल रहा है, सो दे आर ऑल्सो लूजिंग देयर मोटिवेशन टू डू समथिंग लाइक दिस. So how can we, as architects, as designers, how can we make sure always empower them? How can we build in a way that it's buildable by all? पुराने टाइम में most of the houses were built by the person themselves or by the community, which we have lost right now. I'm not saying we should go back to times जब हम खुद से बनाना शुरू, but at least we can get a step closer to it. How can we think circular instead of linear? Linear thinking में क्या होता है कि we are always thinking about taking, thinking about giving back. But circular thinking में we are closing the loop and we are thinking about how we can even give back and not just keep taking. So this also was a collaborative project. इसमें हमने एक टेक्निक उसका यूज किया है. इसमें भी हमने लोकली जो हमको साइट से मिट्टी मिली है हमने वो यूज की है. नियर बाय अराउंड देयर इज अ लाइम, इसका हमने चूना यूज किया है. And we have compressed it in a way. There is also again no cement in this. We have compressed in a way कि हम उसकी दीवार. अब ये जो टेक्निक है, दिस इज एजेस ओल्ड टेक्निक. हम जब बात करें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना was made using this technique. वो अभी भी a part of it was made. वो अभी भी it's standing tall without any like it's, लोगों को ये लगता है कि मिट्टी की दीवारें पिघल जाएगी, पर ऐसा नहीं है. It has proven that it can stand in lot of natural calamities also that we see. नेपाल में जो earthquake आया था, वो सब है कि मिट्टी के structures were standing. Concrete का जो rigidity है, that is a negative point to it, and which is why it breaks. Yeah, so this structure was also done using the local wisdom and in a collaborative way. अब कवरिंग की बात आती है, तब इसमें हमने ये किया था कि हमारी जो टीम है साउथ से, वो गई थी नॉर्थ, और हमने लोकल वहाँ के जो टीम थे उनको ट्रेन किया इस टेक्निक में. उन्होंने कभी मिट्टी का उन्होंने अपने गांव में बनाया था, बट अदरवाइज दे हैव नेवर बिल्ट यूजिंग मड.
आफ्टर मेकिंग दिस दे वर सो कॉन्फिडेंट, एंड उन्होंने मुझे आके ये बोला कि मैडम हम अपना घर भी अब मिट्टी से ही बनाएंगे. So that is the confidence that gives encouragement to them and to us as well, ki they are also equally motivated to take this forward, and they have stuck to me. They come to me with me for different projects. So it's like ek change shuru ho jata hai, then it keeps on going. So this was literally when South was meeting the North. South से हमारा टीम गया था, North के लोगों के साथ हमने उनको ये चीज सिखाई. And language was a barrier. South wale, they were from Tamil Nadu, so they do not understand Hindi. And जो North के, जो चंडीगढ़ के लोग थे, they do not understand English. Still somehow they were managing to work. We finished this work in about 3 weeks, managing. And by the end of the project, there was a sense of satisfaction, but there was also this sadness कि उनको लग रहा था because they bonded so well, without their language. Like language was a barrier, still it was not a barrier because the work kept them together. So again, questions. Can our designs be simple yet elegant? Can we celebrate the power that lies in our hands? Can we not follow the trends and design as per the needs? And can we redefine luxury? These are again simple yet comforting spaces because we have not selected material from a catalog. We have not gone to markets and looked for the best lighting or the best Italian marble or the best other things. We have just used the local wisdom and not following the trends. We have designed our own systems. When I talk about system, I mean, jo bhi structure, like the lintel, we have not used RCC lintel, we have used stone lintel because we don't really need that RCC band. I mean, unless it's a seismic zone. So वो सब चीजों को अभी even the furniture that you see in this picture is entirely made on site. The furniture under the staircase, that's also made on site. It's all inbuilt. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लेबर्स है उनका एक्सपर्टीज इसमें जा रहा है because they know how to make this. So made using a technique called ferro cement. It's a absolutely thin cement as compared to the concrete, which is like really thick. If mesh use karke we plaster it with cement, and that gives a flexibility to play with the sizes and the shapes. So we have used this technique. Most of our furniture, the plastering is all done in mud and lime. ऊपर का जो layer है वो पूरा चूने से बना है, and the floor is done using a natural stone. So this is the power of our hands. When we see and when we work with hands, we know for a fact that we are not chasing perfection. क्योंकि हमारे हाथ है, उसमें हम perfection नहीं ला सकते हैं. The whole beauty of a like a glossy surface, because that feels comfortable, that feels homely. When we also personally, we would have seen जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं which is inspired by nature or has materials which are coming from nature, we feel mentally calm compared to when we go in structures which are glossy and high finished and all of that. That unrest is there in our minds and soul. There is a huge impact on our mental health also and our well-being also when we start inhabiting these kind of structures. So I get a lot of questions about कि ये सब चीज हम city में कैसे implement करें कि because now population rise, and how do we incorporate all these techniques, or how do we get this in the. So I would like to give you an example of the place where I was at. That's sorry. That एक टाउनशिप है, कम्युनिटी है साउथ में, जो इट्स अगेन रीइमेजिन्ड फॉर पीपल, 50,000 पीपल, और उसके सारे
यही है कि हम कैसे प्रोग्रेस करें, डेवलप करें, बट नॉट at the cost of nature, not at the cost of harming nature. हार्मनी में कैसे काम कर सकते हैं, because we know that development is going to happen, that is something that's inevitable, but उसको हम ऐसे कैसे consciously सकते हैं. So this is the entire design of the city. अभी ये ऐसा नहीं है, but this is the vision. Started from this. उसकी शुरुआत 1970 में हुई थी. It was a barren piece of land. And it's a classic example of what you can do to a degraded piece of land, just with certain aspects taken care of. तो 1970 में ऐसा था. अभी आज की डेट में this is lush green with so diversity and so much of so many species over there which are inhabiting. The reason why I was talking about Auroville is because they pretty much believe in following. So when we talk about nature, we see that in nature there are no straight lines. There are organic, there are no rules in nature. Whether you talk about river, whether you talk about patterns on leaf or any animal or plant, whatever that's coming from nature, there are no rigidity, there are no strict lines. So there are no straight lines in nature. Then how did we come to this? That's my question. What, as humans, what made us to do that we are doing right now? If we take our inspiration from nature, we would know this, right? So be it river, like river is always flowing. It's always changing its path. And that nature is so beautiful. To make that, we have all the answers. So why can't it be like this? Can we have this instead? These thoughts are coming from my learnings from permaculture. Permaculture is defined as permanent agriculture या culture. So ऐसा एक system जो हम बनाते हैं, it's a design process, it's not a technique. एक ऐसा design process है जो हमें ये सोचने करता है कि how do we pretty much depict the nature's pattern and how can we involve ourselves in system thinking. And how do we design systems which are permanent in nature, कि हम एक टाइम के बाद उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ही ना करना पड़े. क्या ऐसा चीज पॉसिबल है? Yes, and there are examples of it. So when you see something like this, अगर हम, ये किसी का बैकयार्ड नहीं है ना, ये किसी का मतलब it's a farm. तो ये farm में there are so many different species of plants, animals, insects, everything thriving together. और हमें ये चीज पता है कि straight line has less curve, like less edges than a curved line. So we'll get in that way when we talk about farming. So this is what is done over here. In a spiral method, things have been planted so that we have more yield, and that's what is makes difference between monoculture and permaculture. Monoculture is something जिसमें हम एक ही चीज लैंड पे एक ही क्रॉप या एक ही चीज हम कल्टीवेट कर रहे हैं, which is so this is also an example of a permaculture farm which has a lot of things going around. There's food for, there's a kitchen garden, there are places where you have just left it for it to be wild. You are depicting forest there क्योंकि वहां इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है. सो मोनोकल्चर एंड पर्माकल्चर में यही डिफरेंस है. मोनोकल्चर में हम एक ही चीज उगाते हैं. We might do crop rotation, but on a larger level, it's just one crop that we're focusing on. और बीच में एक आध दो पेड़ हुआ तो हुआ. But what permaculture teaches us, talk about biodiversity in terms of species, कि हम इससे बहुत सारे advantages है कि there will be less pest infestation because the pest will get confused.
कि अभी मुझे मैंगो ट्री दिख रहा है, अभी गुआवा ट्री दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है, अभी वो दिख रहा है, मैं कहाँ जाऊँ? यू नो, सो बिकॉज पेस्ट का भी हर एक का अपना अपना पैटर्न होता है कि there are certain pests which would be attracted to certain fruits, there are certain pests would be attracted to certain kind of vegetables that are, so they will get confused. Contrary to that, monoculture is something कि हमने एक पूरे फील्ड में शुगर केन उगा दिया, so it can like destroy the whole crop if there is one pest, which is happening, and farmers are actually, there are a lot of issues with that as well. So the major advantage of permaculture, and also there are a lot of things permaculture mein, we talk about how we can stop water, how we can store water, earthworks कहते हैं जिससे we are independent whether it's raining or it's not raining. We work with the soil, we work with the water, we work with different plant species, and we design a system. So soil is a living organism. I mean, yeah, like it's a, उसमें इतने सारे species है, there are so many microbes, it's a different by itself, like a whole new topic to talk about. But when we talk about when we talk about food system, हम monoculture से अपनी soil organism है उसको we are pretty much killing it, because we are spraying pesticides and spraying whatnot, even in organic farming, because we are doing organic mono, it's not doing any good to the soil, and in fact it's killing it. So one of the principles of permaculture is effective water management. उसको हम कैसे slow down करते हैं through swales, is like a small trench which we make around our plantation, so that whenever, in case of contours, whenever it's raining, the water will be collected there, and if it's a flat land, also the water will be collected and will help to slow down the flow of the water. And when it's not raining, that can be used as a mulch pit. A mulch is like we gather all the browns, which is carbon rich, we put it in the swale and help keep the moisture of the soil intact. अभी क्या होता है, we see in conventional practice, the soil is exposed to the harsh sunlight. So all the moisture in the soil is loose, is lost in the air. And because of which we have to keep hydrating it, for which we need more water. So actually there's no scarcity of water. It's just that we are using the resource surplus, where we can actually work smartly and use resources fine. Like we have natural resources that are finite, but we have human resource that is infinite. So let us use the infinite resource that we have. So just to sum it up, I started with architecture, then I ended up with food, but there is addition to it. And I feel that a lot of world problems and climate crisis, as we call, can be solved if we think about how we are growing our food currently and what we are putting on our plates. If we have a basic understanding of these two topics, of the problems like water scarcity, soil degradation, hunger, and etc. So many can be solved. Just think about these topics. So just I would end my presentation with this. Thank you so much for listening to me. थैंक यू सो मच मैम। मैं कुछ बात करने से पहले जो भी हमारे साथी है वो अनम्यूट करके अपनी फीडबैक्स और क्वेश्चंस पूछ सकते। मेरा एक सजेशन है, मुझे लगता है इस तरह का नॉलेज रखने वाले या काम करने वाले देश के सारे लोग, जैसे ऑल आर्किटेक्ट्स वर्किंग ऑन दिस पैटर्न, ये बहुत जरूर कहीं से लिस्ट बनना और इस तरह से साथ आना, ताकि ये इतना अच्छा जो नॉलेज और काम है ये 100 गुना हो जाए।
Shumi, brilliant, really brilliant. Thank you. दो चार मुद्दे तो बहुत बढ़िया मेंशन किए हैं। एक तो पेशेंस, नेचर के पाथ पे चल रहे हैं तो थोड़ी पेशेंस पड़ेगी। आज की सिविलाइजेशन में एक्सीलरेटर ही है, ब्रेक का कोई जिक्र नहीं हुआ है। एंड सॉइल इज ए system. This conveys a galaxy of secrets of stability. That was brilliant. I mentioned so many points, but I have posted also, so I'll not repeat them. But I'm really impressed that at your age you have this sensitivity, and not only you value, but you have conveyed it so well. You value nature and you conveyed it, and the biggest leap in your presentation that I could show, that earlier civilization progressed along carboniferous energy, means जंगल दब गए, जंगल के बाद उसमें से पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल जो भी बना, और वो एनर्जी से जो हमारी कहानी आगे चली 200 साल of industrial revolution, which damaged the planet considerably, but later on the damage was enhanced by calciferous civilization. Calciferous is calcium, cement and steel. You have really hit the nail on calciferous coffin. Sooner we understand, wonderful it will be. Thank you very much. थैंक यू मुनी जी. बीला पाटील सर, अशोक पवार सर. तो मैं मैडम के लिए क्लैप करना चाहता है. अश्विनी ने जब विशाल ने इंट्रोड्यूस किया, ये आपने बोला कि 8 साल का एक्सपीरियंस है, बट मुझे लग रहा है कि दिस इज ऑल मीनिंग your mind maybe more than 4 time, 5th time working. This may be years of experience. You can say what you said here. Maybe I note down complete page. Means everything is involved. Means उसमें आपने cultural, natural, even engineering, of stress, strain, everything, elongation, everything था उसमें. आपने लगा do. Yes. We see every research division, what they note down means things gone wrong and things gone right. If everything is right, we may go ahead, but something wrong, we must be reversed back and to correct everything. Means correct that things. And this is a part of research. साइंटिफिक लोगों का एक होता है कि ऐसा करेंगे तभी हम आगे, आपको सस्टेनेंस मिलता है. उसके सस्टेनेंस बहुत सारी चीज आपने बताया कि, और जो नेचुरल के बारे में जो बता रहे थे आप, रियली हम सब भूल चुके. कांक्रीट के जंगल में हम अभी रह रहे, गांव में हम गांव छोड़ के, हम गांव वाले हो लेकिन हम कांक्रीट में रह रहे, गांव के मिट्टी छोड़ के, क्योंकि मिट्टी हमें लगती है, हमें अच्छा नहीं लगता. लेकिन अब हम देख रहे हैं बहुत सारे जगह वापस लोग रिवर्ट जा रहे हैं, कि हमने देख लिया हम बहुत फास्ट ट्रैक में चले गए डेवलपमेंट में. इवन आपने तो बोला अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अभी ऑटो इंडस्ट्री, कार्स, हम रोड के ऊपर इतने बड़े बड़े कार आ रहे, ऑटो इंडस्ट्री इतना डेवलप, प्लास्टिक, हम इतना प्लास्टिक यूज कर रहे. तो मैं भी सोच रहा था कि आपने जो ये उसका मकान बनाने में तो हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, आई एम वर्किंग द रिसर्च डेवलप फ्रॉम लास्ट 35 years. यस, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. तो मुझसे लर्निंग हो रहा था कि मैं क्यों नहीं, हम लोग हमारे प्लास्टिक में, जैसे कि आपने बाम्बू का जिक्र किया, आपने मड का जिक्र किया, आपने उसमें बहुत सारे जो क्या बोलते हैं अपना जो आपने देखा उधर फीलर्स, और अभी इंडस्ट्री को भी कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट नॉर्म्स के मुताबिक, ESG, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड, ये जब तक इंडस्ट्री नहीं करेगी तब तक वो आगे जा नहीं सकती है. आप सिर्फ प्रोडक्शन करके, कार बना के, मकान बना के, रास्ते पे लाके उसको धक्का नहीं पहुंच सकता. सभी इंडस्ट्रीज को भी अभी ये कंपलसरी मस्ट कर दिया है, विश नहीं कि भाई मैं करूंगा नहीं करूंगा. यस, तो आपने इतना बढ़िया मतलब, और आपने लास्ट में जो
परमा जो बताया है वेरी गुड। हम बोले शुगर केन पूरा जंगल, ये नहीं आपने जो बताया हम जब गांव में देखते हैं ना, पूरा गांव क्या करता है, पूरा कपास लगा देता है, पूरा मिर्ची लगा देता है। इवन मैंने एक फार्मर लगा, दूसरा फार्मर भी वैसा लगा जाता है। जो आपने जो बताया कि क्रॉसिंग अगर करते, जो मैं फार्मर 10 फार्मर है भाई, तो ये टाइम में शुगर केन लगाओ, मैं मेजे लगाओ, कोई बोला मैं कपास लगाऊंगा। तो ऐसा अगर कोई फार्मिंग होता तो जो केमिकल का जो अभी छिड़काव हो रहा है जमीन के ऊपर, हमारा क्रॉप जमीन के ऊपर, जमीन से पानी के ऊपर जा रहा है, ये इसको बहुत आपने इतना बता दिया कि मुझे मतलब इतने वर्ड भी नहीं है कि आपको इसका कैसे एक्सप्लेन किया जाए। बट मैंने बहुत सारा स्टक कर लिया और उसमें नोट भी कर लिया। देन आई विल स्टडी फर्दर। और चाहे तो मैं आपको विशाल थ्रू आपका कांटेक्ट नंबर लेकर आप कांटेक्ट करो। बहुत बड़े हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री में अगर आप कि जो आज प्लास्टिक का हम कंक्रीट जंगल बोलेंगे, जो कार बन रहे वो भी प्लास्टिक ही, प्लास्टिक में कन्वर्ट है। हमारे मकान में देखते हैं एवरीवेयर प्लास्टिक से, फ्लावर्स जो फूल है हम भी वो प्लास्टिक यूज करने लगे हैं। तो नेचुरल हम भूल गए हैं। हम गणपति बैठे महाराष्ट्र से हम लोग, हमारा गणेश का फेस्टिवल होता है, आपको पता है कि कितने प्लास्टिक के फ्लावर्स यूज करते हैं हम, नेचुरल फ्लावर और फ्लावर यूज करके पूरा जमीन में वापस उसको भेज देते हैं, तो पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम लोग। वेरी गुड मैडम, धन्यवाद। आपने हमें बहुत मतलब बहुत सीख मिला आपसे हमें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी गुड मतलब सेंटेंस, नो वर्ड टू से अबाउट दिस ऑल द इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप सबके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ मुझे भी जानने को मिल रहा है। तो आपका ये रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय वर्क एंड इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए पवार सर। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा है। टॉपिक बहुत ही अच्छा है, थोड़ा पुराने दिन की तरफ लेके जाने वाला है। काफी ट्रेडिशनल मेथड्स थी, वो सारी अडॉप्ट करके एक बिल्डिंग बहुत ही अच्छा बढ़िया। अभी भी जब गांव की तरफ अगर पुरानी मट्टी वाली बिल्डिंग्स में या गोबर से लेपी हुए बिल्डिंग्स में हम लोग जाते हैं तो बहुत ही चैन की सांस मिलती है। उसी तरह की बिल्डिंग्स मैडम ने बनाई हुई दिखाई दी है। उसमें जैसे कि केमिकल फ्री बिल्डिंग्स है तो ऑब्वियसली जैसा बीमारी नहीं जुड़ना तो दूर की बात है, कुछ अगर है भी तो जाता है। जैसे कि गोबर से जो स्मेल आता है या खेती और आसपास के झाड़ी से फसल से जो भी स्मेल्स आती है वो भी एक एरोमा के टाइप थे। उसी टाइप में कुछ बैकयार्ड में वगैरह इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एग्जांपल दिखा है, बहुत बढ़िया है। ये चीजें थोड़ी बहुत जैसे कि हम लोग एक दौड़ में शामिल हो गए। जो चीजें जितना जल्दी बनाना है उसी दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं, और हम लोग नहीं जान पा रहे, नहीं देख रहे कि हम जिस दौड़ में शामिल है और उसी दौड़ के कारण जो भी चीजें बनाई जा रहे हैं उससे पर्यावरण की क्या, उससे जो भी चीजें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक आड़ में जो भी चीजें एक्सेप्ट की जा रही, ये आगे चलकर इतनी घातक है। ये सारी चीजें दूर रखकर हम लोग सिर्फ दौड़ रहे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ये बहुत ही दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो पहले जैसे कि प्लास्टिक नया नया आया तो उसका इतना इस्तेमाल किया गया, हर चीज में प्लास्टिक, कोई ऐसी एक भी चीज नहीं रही कि जिसमें प्लास्टिक नहीं। और अब हम लोग जैसे 15-20 साल में देख रहे हैं कि प्लास्टिक ने कहाँ कहाँ उसका अतिक्रमण हो गया, कहाँ कहाँ प्लास्टिक पहुंच गया। आजकल तो रिसर्च बता रहे हैं कि ह्यूमन बॉडीज में या लैक्टेटिंग मदर्स के इसमें दूध में भी प्लास्टिक का अंश पहुंच गया है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही निराशाजनक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं मगर उसकी कीमत क्या हम लोग चुका रहे हैं इसके बारे में अच्छी तरह से कोई भी ज्यादा उस पर विचार नहीं कर रहा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति है। और इसमें मैडम ने जो चीजें बताई इसको मैं थोड़ा सा, अगर मैडम थोड़ा और भी ज्यादा आगे थोड़ा लिखना चाहती है या इस पीपीटी में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 नंबर 9 नंबर के गोल्स है, देखिए उसके साथ थोड़ा ये आपका विषय जुड़ सकता है और इसको थोड़ा अच्छा सारे लोग इसको थोड़ा एक्सेप्टेंस के हिसाब से या इस तरफ पुरानी टेक्निक की तरफ जाने के लिए ये थोड़ा सा थोड़ा उसके साथ में अगर जुड़ जाए तो उसका अच्छा हो जाएगा।
जैसे कि ये अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 8 नंबर का जो गोल है उसमें प्रमोट सस्टेन्ड inclusion, sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. ये है, जैसा कि आपने बताया कि जैसे बननी जा रही जो चीजें वही हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर पुराने जो भी कारीगर है जिनके हाथ में और भी कारीगरी है और भी अच्छा काम कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा है कि फैक्ट्री हिसाब से अगर मल्टीपल प्रोडक्ट होता है तो उसका जो एक्यूरेसी है उसमें एक्यूरेसी थोड़ी नहीं मिल पाएगी, मगर फिर भी हाथ से जो काम करे वो कारीगर की अभी यहाँ पे रहनी चाहिए। वैसे आगे आगे के पीढ़ियों तक ये ऐसा ही उनका काम चलना चाहिए। उस हिसाब से ये थोड़ा जो 8 नंबर का हमारा गोल है उसके साथ में भी आप थोड़ा सा आपका ये टॉपिक जोड़ दीजिए। उसके बाद में जो 9 नंबर का भी गोल जो है वही थोड़ा सा क्या है, बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशंस। अभी इनोवेशंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि नया नया चीजें जो है, नए प्रोडक्ट, नए मटेरियल, नई टेक्निक की तरफ जा रहे हैं, मगर मुझे तो अभी लग रहा है कि हम लोगों को हमारी जो पुरानी टेक्निक्स है उसी का इनोवेशन अभी क्या इतना सारा पहला सब कुछ इतना सारा अच्छा है जो भी अपने पोती पुराने में रह गया, वो चीजें अभी दिखा कि वो अभी जो मॉडर्न सोसाइटी उनके सामने वो लानी है और उसके क्या फायदे हैं और नए टेक्निक के क्या उससे हम लोगों को हानि पहुंच रही, ये चीजें अभी दोबारा हमारे ऋषि मुनि या हमारे पूर्वजों में जो भी टेक्निक से किए वो दोबारा एक बार लाइमलाइट में लाके उसके फायदे समझा देना चाहिए, ऐसा मुझे लगा है। उस हिसाब से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 9 नंबर के गोल के साथ में आपका ये टॉपिक थोड़ा जुड़ सकता है। और बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 10वां जो गोल है वो रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज और स्टेट्स और सिविल सोसाइटी, ऐसा है। इसमें जैसा कि जो गांव में कारीगर काम कर रहे हैं उनके काम के लिए कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और उनके काम के लिए सही है, और वो जब उनका पेट भरने का सवाल होता है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए डिमांड है, तो चलो जाओ शहर में कोई तो फैक्ट्री है वहां भी काम मशीन में मिलेगा, भले मशीन में काम पूरा टेक्नीशियन का भी काम नहीं मिलेगा तो भी मशीन का जो भी दुबई जो भी काम मिलेगा वो काम करना है और पेट पालना है। इस लेवल पे अभी थोड़े ग्रामीण भाग में की जो आर्टिशियंस है वैसे उनका चरित्र चलाने में मुश्किल हो रहे, तो ये उस हिसाब से थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल नंबर 10 है उसके साथ भी ये आपका टॉपिक थोड़ा जुड़ सकता है, और उस हिसाब से थोड़ा इस पे ज्यादा लाइमलाइट करके इसको थोड़ा और उस टाइप में अगर सामने लाया जाए तो डेफिनेटली इसको शायद किसी ना किसी लेवल पे ये सोचा जाएगा और ये आपके जो टेक्निक्स पुराने टेक्निक्स का काम होना चाहिए उस हिसाब से थोड़ा वेटेज मिल जाएगा ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निकुंज जी आपको कुछ बात करना है? अश्विनी जी मेरे 2-3 सवाल है। एक तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन और आपने आज नई दिशा है सभी को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये जो डिफरेंस है, जैसे कि आपने ये जो टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जैसे कि इसका जो एक्सपेंसेस है, मतलब इन रेगुलर प्रैक्टिस व्हेन वी यूजिंग सीमेंट टेक्निक्स एंड दिस टाइप ऑफ लाइम टेक्निक्स, इसमें खर्चा मतलब एक्सपेंसेस डिफरेंस कितना है और ड्यूरेशन कितना है, ये इसके बारे में जरा बताइए। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो कॉस्ट फैक्टर मैं बोलना भूल गई, मैंने लिखा था। एक चीज कहना चाहूंगी कि हम जब कॉस्ट डिफरेंस करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। सो व्हेन वी आर यूजिंग दीज टेक्निक्स, वो पैसा किसी के लाइवलीहुड में जा रहा है rather than feeding industries। वो एक अलग से एक सोशल फैक्टर आता है, क्योंकि हम चाहे, और डायरेक्ट आंसर है कि
दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो कॉस्ट कहाँ बैलेंस आउट हो रहा है? एक इंडस्ट्री जिसको ऑलरेडी वो इतना उसके पास पैसा है कि उसको शायद और इसकी जरूरत नहीं है, या एक ऐसा फैमिली जो ये चीज कर रहा है इतने सालों से और उसको मोटिवेशन मिल रहा है करने को। तो वो अगर हम एक फैक्टर भी देखें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट कंपेयर करते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है। सो जितना पैसा लोकल इकोनॉमी में रहेगा हमारा, इट इज गुड फॉर द कंट्री, इट इज गुड फॉर एवरीवन अराउंड, that money going in big industries and going out of the country. रियली ग्रेट। मुझे विशाल भाई, हाँ विशाल बोलिए भाई, बोलिए मुनि जी। मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? देखिए, बोलिए कॉस्ट वर्ड है ना, एक करप्टेड टर्म है। हम कॉस्ट का मीनिंग यही सोचते हैं कि 10 रुपये से 9 रुपये का माल इज ए सेविंग। आशुमी जी ने जो आज डिजाइन करी है, एक छोटा सा कुछ मेंटेनेंस रिपेयर वर्क आएगा 5-10 साल, तो लोकल लेबर विथ लोकल मटेरियल कैन डू द जॉब एंड दैट जनरेट्स अर्निंग फॉर। मैं अगर 15-20 सीमेंट की बोरिया बाहर से लाऊंगा तो L&T अंबुजा को फायदा होगा, लोकल आदमी को क्या मिला? अच्छा, दूसरी बात यह है कि 10-15 साल पहले का स्लैब है, वो जो सीमेंट की एजिंग हो चुकी है, मैं 10 बोरी सीमेंट से रिपेयर करूंगा तो उसका स्वभाव मिलता ही नहीं है। जैसे 25 साल पहले मेरी 40 साल पहले आप जैसे ही थी, मगर 50 साल के बाद सीमेंट का ये कलर हो गया है, स्वभाव हो गया है। अभी उसके में एक छोटा सा पेच नया सीमेंट का मतलब काले बाल का कर लूं तो कुदरत में ये हेट्रोजिनिटी बनती है। कैल्शियम, सीमेंट, आयरन, एवरीथिंग इज नेचर। हमारे बॉडी का वो हिस्सा नहीं है मगर नेचर का तो नेचर को भी हमें इंडस्ट्री की मेजर टेप से या प्रॉफिट के नजरिए से नहीं देखना है। अच्छा, मैं 10 बोरी सीमेंट की बोरी मंगवाऊंगा तो उसके लिए रोड चाहिए, उसके लिए टेम्पो चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट वाला कमाएगा। लोकल आदमी के लिए हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तूफान, हल्ला गुल्ला, चोरी चपाटी गिरी जो भी हुआ है, nobody wants to become a terrorist। अगर मुझे सीधी सादे तरीके से थोड़ा कुछ खोटी मिल जाए तो मैं किसी को चाकू दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। बट मेजर पार्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन को हमने वंचित कर दिया 2 रोटी के हिसाब से। जैसे कपास आपने बताया अच्छी तरह, कपास है, शुगर है, शुगर के तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उसको खेती में क्यों इनकम टैक्स में माफी मिलनी चाहिए? और शुगर और ऑयल जो बनता है वो डॉक्टर बोलते हैं कि ऑयल मत खाओ, शुगर मत खाओ, तो इट इज नो मोर फूड, देयरफॉर इट्स नॉट एग्रीकल्चर। सो कॉस्ट has a much wider angle of lenses to consider. Thank you. And आपका जो दूसरा सवाल था कि उसकी लाइफ क्या है, सो मतलब कि अगर हम एग्जांपल ले पुराने स्ट्रक्चर्स का, तो वो अभी तक खड़े हैं, तो इसकी लाइफ तो इट्स बियॉन्ड, कोई है ही नहीं इसका, ही नहीं है कोई। सीमेंट के स्ट्रक्चर्स तो टूट जाते हैं, लाइक उसका रिजिडिटी इतना है कि वो रिजिडिटी उसको तोड़ देता है आफ्टर 50 इयर्स। सीमेंट स्ट्रक्चर्स की लाइफ क्या है? नॉट 40-50 इयर्स। और सीमेंट खुद भी उतना पुराना है, उसके पहले सीमेंट था ही नहीं, हम हमेशा चूना से ही बनाते थे घर, तो इसका लाइफ इज
यस, रियली ग्रेट। हम जिस घर में रहते हैं, मैं रूरल एरिया में ही रहता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि 70 साल हो गए हमारे घर को। और जो आपने टेक्निक दिखाया है, तो वैसे फ्रॉम ऑक्स वो लाइन बनाया था हमारे घर के सामने, और उसी घर में हम रह रहे हैं अभी। ऐसी स्थिति है कि जो खिले भी नहीं जाते अंदर, वॉल के अंदर। ये बहुत ही अच्छा है। मतलब अभी 70 साल हो गए, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और ये सच में जैसे है ना कि फीलिंग होता है कि हम दूसरे जो सीमेंट घर में जाते हैं, तो वहां पर और यहाँ पर बहुत डिफरेंस आता है, कि जो फ्रेशनेस है वो मालूम होता है। मेरा सवाल ये था कि जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए कितना समय लगता है, सेम थिंग, क्योंकि जैसे आपने सारे प्रेजेंटेशन दिखाए, तो ये सारे चीजें अभी इजीली अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ थिंकिंग ऑफ पीपल। तो ये कितने समय में हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोगों को इंस्टेंट चाहिए सब। तो जैसे इन न्यू टेक्निक कितना समय लगता है, और ये जो टेक्निक आपने बताया इसके लिए कितना समय लगता है, ये मेरा सवाल है। सो टाइम ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा लगता है नॉर्मल कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से। इसके जो प्रोसेसेस होते हैं, कुछ प्रोसेसेस जैसे फर्मेंट करना पड़ता है उसको, लाइम को कुछ टाइम, जितना पुराना लाइम होगा उतना अच्छा होगा। तो ये सारे पैरामीटर, हम जब नेचर के साथ काम कर रहे हैं तो वी हैव टू रिस्पेक्ट उनकी मटेरियल और उनका जो एक टाइम अलाउंस है। सो एज आप हम लोगों को ये सोचना भी है कि हमें ये जो अर्जेंसी है, जो मतलब जो आर्किटेक्चर जो बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू दिस अर्जेंसी? शुड वी रिस्पॉन्ड इन दैट अर्जेंट वे और शुड वी टेक टाइम टू रीथिंक? सो दैट इज, आई थिंक, एवरी डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट्स बिल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अर्जेंसी को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, इन अर्जेंट वे और बाय रीथिंकिंग इट। सो रीथिंक करेंगे तब हमें we will have enough time to kind of decide on what materials we want to go. But जैसे अगर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को बनने में 2-4 महीने लगते होंगे, इसको शायद 6 महीने लगेंगे, 7 महीने लगेंगे। सो of course you need patience and quick solutions. So yeah, quick solutions से नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रोसेस का अपना अपना टाइम होता है, तो उसको उतना टाइम। थैंक यू मैम। और आपका ये सारा सुन के मुझे तो हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज उनके वक्त में मराठी में कहा जाता है कि 12 बलूतेदार थे, यानी कि जो गांव का पैसा है गांव में रहना चाहिए। मतलब सारे जो आपने कहा कि ऑल द वर्कर्स जो भी है गांव में, सारे जो उनका जो टेक्निक था, मतलब सोनार हो गया या फिर लोहार हो गया, ये सारे खुद बनाते थे और एक दूसरे को शेयर करते थे। गांव का पैसा बाहर नहीं जाता था। तो ये टेक्निक से सच में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, और जिससे गांव का पैसा बाहर नहीं जाएगा और आमदनी बढ़ेगी, ऐसे सच में वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू। हमारे साथ निकुंज जी है और प्रदीप जी, मैं उनको कहता हूँ कि आप भी आपकी फीडबैक दीजिए। निकुंज जी। हाँ जी, हाँ नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। हाँ, मैं निकुंज पटेल सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ सर, आप पिछले वेबिनार में थे। बोलिए बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है निकुंज जी। आवाज नेटवर्क के बाहर हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रदीप सर, आप अनम्यूट करके बात कीजिए।
प्रदीप सर। मोरा फोन है हाँ प्रदीप सर, निकुंज जी आप कुछ बात कर रहे थे, अनम्यूट किया था, फिर से म्यूट हो गए। ठीक है, वो अनम्यूट नहीं कर रहे। तो मैं सच में आज आपने जो कीमती समय दिया मैम, और एक नई दिशा सभी के लिए दी, और आपके जैसे लोग अगर ये सारा टेक्निक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, और आपने तो और एक सवाल इसके बारे में मेरे मन में आया कि जो आपने टेक्निक बोला परमैक कल्चर का, तो उसका कोई अभी मॉडल्स है जो आपने ऑलरेडी देखे या फिर काम कर रहे हो? पर्माकल्चर के फार्म्स है काफी पूरा इंडिया में। एक जो हमने चंडीगढ़ में जो प्रोजेक्ट किया था वो सबसे अच्छा पर्माकल्चर फार्म में से एक आता है। 10 साल पुराना है वो। वो जो क्लाइंट है वो उन्होंने खुद से डिजाइन। 10 साल पहले जब उन्होंने वो जमीन खरीदी थी तब पूरी बंजर थी वहां पे। किसी को जमीन ही नहीं खरीदना था, लोगों ने बोल दिया यहाँ कुछ नहीं होगा। अब आप जब वहां पे जाएंगे तो उस मतलब आप नहीं सोच सकते हैं कि वहाँ क्या नहीं उग रहा है। हर चीज उग रही है वहां पे, लेके पल्सेस से लेके हर चीज, मतलब जो आपका डेली का यूजेज है उससे भी ज्यादा और क्वांटिटी भी ज्यादा, वो सब उग रहा है। ये सब टेक्निक्स है वाटर मैनेजमेंट। उनका उनकी जमीन इतनी खराब थी कि पानी ही नहीं रुकता था वहां पे। जितना भी बारिश आया पानी का सारा निकल जाता था और नेक्स्ट डे पूरी जमीन ड्राई हो जाती थी। मतलब इतना सारा पानी वेस्ट हो गया और उसके बाद भी जमीन ड्राई की ड्राई है। सो उन्होंने सब वाटर टेक्निक्स, पॉन्ड्स बनाए, वाटर कैचमेंट्स किए, सारा रेन वाटर कलेक्ट करना शुरू किया। और उससे फिर उन्होंने करते 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 उनको 10 साल लगे वो चीज करने में। मैं आपको उसका लिंक भेजूंगी। उसकी यूट्यूब चैनल है, बहुत इंस्पायरिंग है वो लोग। और अभी उन्होंने जो घर बनाया लास्ट ईयर, तो वो घर हम लोग ने बनाया था उनका, जो मैंने प्रेजेंटेशन में शेयर किया था। वो भी उन्होंने पूरा सस्टेनेबल हाउस बनाया है। तो उसका पूरा आपको यूट्यूब, तो आप उस पर स्टडी कर सकते हैं। उनका फार्म का नाम है आनंदा पर्माकल्चर फार्म। Okay, good man. Very inspiring talk by you and very inspiring presentation. अभी किसी को बात करनी होगी तो कीजिए, नहीं तो फिर हम समअप के तरफ जाते हैं। अनम्यूट करके बात कीजिए अगर किसी को कुछ कहना होगा। एक्चुअली हमारे जो आज के दूसरे स्पीकर है उनका थोड़ी देर पहले ही कॉल आया कि बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यू ही कांट एबल टू ज्वाइन टुडे। तो इसलिए हम आज आप यहाँ पर ही रुकना चाहेंगे, क्योंकि जो दूसरे स्पीकर है उनका भी टॉपिक था जल साक्षरता के ऊपर, वाटर लिटरेसी। लेकिन उनको थोड़ा इमरजेंसी आ गया हेल्थ के बारे में, तो अभी वो जुट नहीं पाए। अगर किसी को कुछ बात करना है तो प्लीज अनम्यूट, फिर हम रुकते हैं। भीला पाटिल सर, कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं नहीं, अभी वेरी गुड, मतलब जो भी Okay. टॉक हुआ सभी का वेरी नाइस। आपने बोला कि जल जाओ, जो दूसरे वक्ता थे वो पानी के लिए जाओ, लेकिन मैडम ने सब ले लिया, उसमें जल मिल सब बता दिया। Rashmi cover both the topic and very good. Thank you very much. एक्चुअली मेरे साथ ये होता है ना कि मैं किसी भी चीज आइसोलेशन में नहीं देख पाती हूँ। तो मेरा आर्किटेक्चर जर्नी भी वैसे ही शुरू हुआ था कि अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ तो फिर मेरे को पानी का भी देखना है, मुझे वेस्ट का भी देखना है, मुझे लैंडस्केप का भी देखना है। मैं किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख पाती हूँ, तो वो चीज कहीं ना कहीं फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो फिलोसफी एक एक दिमाग का वायरिंग ऐसा हो गया है कि एक चीज को अलग से नहीं देख पा रही हूँ मैं। तो फिर वो मेरे प्रेजेंटेशन में भी सब ऐसे एक सब साथ में हो जाता है वो। अभी मैं जस्ट विशाल से भी एक बोलूंगे कि थोड़ा मराठी में ट्रांसफर करके हमारे मराठी जो प्रेक्षक रहेंगे, मतलब बाकी दूसरे इसमें भी हम इसको बता सकते हैं मैडम को, अगर सकते थे प्रोग्राम, बिकॉज दिस वेरी मतलब मोटिवेशन बहुत था आपकी इसमें।
सो क्या होता है, अभी जो हम मराठी में भी प्रोग्राम लेते हैं विशाल हम लोग, तो हम लगता है कि आपको हिंदी में देखेंगे हम अभी कैसा ट्रांसलेट करना है उनको, बट वेरी वेरी गुड, बिकॉज हम रूरल एरिया से आपने जो इतना बताया है, आज हम लोग पूरा हम ट्रांसफर क्यों हो गए, मतलब हमारा जो स्थलांतर क्यों शहर में आ गया हम लोग, हमें उसमें इन्हें, लेकिन आज आप देखेंगे ना बहुत सारे लोग अभी वापस चूल्हे, हम मराठी में बोलते हैं चूल्हे पर का खाना, ये वो सब हम लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं। हमें लग गया कि हम लोग कुछ गलत कर दिया है, लेकिन अभी वापस यू कैन नॉट रीच गो, वापस जा नहीं सकते, लेकिन यस धीरे धीरे तो जो अभी गांव है उनका उन्नति करना हमारी जिम्मेदारी है। यस, तो ये मैं विशाल से बात करके आपको लगता है एक मराठी प्रोग्राम में भी हम आपको इनवाइट करेंगे, मराठी इन द सेंस क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में तो हम उनको बता नहीं सकते, लेकिन बट यस हमें नहीं, आप जी सर, बिला जी आप प्रेजेंटेशन को आप खुद अपनी भाषा में बताइए और आशुमी जी को बुलाइए, वेर एवर यू नीड हर हेल्प, वेरी गुड, तो शी कैन everything in English and you can translate it. Yes, But this communication is very important. Otherwise, yes, ये बात पहुंचेगी नहीं आखिर तक। मतलब जो गांव में वहां तक, क्योंकि गांव वाले को बेटे अट्रैक्शन क्या हो जाएगा आज कि वो लोग भी शहर में आना चाहते हैं। गांव क्या, गांव नहीं रहा, नहीं गांव पूरा शहर भी नहीं हुआ, तो वो लोग बीच, हम लोग के शहर में हम नौकरी करते, हमें उठने का, टीवी देखने का, वो लोग क्या करते हैं अभी पूरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा, लेकिन खेत में कौन काम करेगा फिर? का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमारा सबका जिम्मेदारी बनता है कि यस उनको भी, उनके साथ में उनका उन्नति हो, उनकी प्रगति हो, वो भी सुखी काम करके, तभी है पॉसिबल है। तो ये बहुत हम डिस्ट्रॉय की तरफ जा रहे हैं, पूरे देख रहे हैं कि बहुत इतना भयानक परिस्थिति, गांव में जाते हैं हम लोग तो बहुत में केमिकलाइजेशन की वजह से इतना पैसा खेत में डाल रहे हैं, लेकिन उसका बदले में उनको कुछ मिलता नहीं। अगर मिलता तो वो टाइम में उनको रेट मिलता नहीं। ये सब चीज के लिए बहुत बड़ा चीज है कि उनको भी सभी का विचार वहां तक पहुंचाने का, उनको भी जैसा आपने वो दिखाया गांव में, ये सब गांव में होता था पहले, सब अभी बंद हो गया। गांव में पूरे सीमेंट के घर बना रहे, मिट्टी के मकान भूल गए लोग। आपका जो एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा वेटेज होता है ये सेशंस के, सवाल ये है कि आशुमी जी ने एक टर्म में पूरी खेती की मॉडर्न मेथड को नल एंड वॉइड कर दिया। शी यूज द वर्ड रैम। आशुमी जी आप थोड़ा हिंदी में रैम्ड अर्थ का मतलब बताइए। टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो भी ज्यादा हो जाती है और उसकी एज भी लंबी होती है। तो जब आपके 20-20 टन ट्रैक्टर एस्केवेटर जब खेत में, तो वो मिट्टी खेती के लिए खत्म हो जाती है। ये एग्रीकल्चर वालों को समझना चाहिए। नेचुरल सॉइल इज कन्वर्टेड टू रेम्ड अर्थ व्हेन वी ट्रैक्टर्स एंड हेवी व्हीकल्स। खेती वालों ने घास फूस के अलावा आगे सोचा ही नहीं है कुछ, मेरी राय में। सर आपने सही बोला, एग्रीकल्चर इज नॉट एग्रीकल्चर। आपने सही बोला। जब गांव में पहले हम जो गांव खेत में अगर पानी ज्यादा हो जाता था, बारिश अगर ज्यादा हो जाता था, गांव उस दिन काम नहीं करते में, क्योंकि वो हमारे पाव से, कोई एनिमल से पाव से मिट्टी खराब हो जाएगी। बिल्कुल, इतना प्रिसाइज, क्योंकि उसका जो उसको जो मिट्टी के लिए जो सब लगता है वो नहीं मिलेगा उसको। आज का इतने जोर से ट्रैक्टर मारते कि उसको उल्टा फुल्टा कर देते हम लोग, उसको उसके लेयर्स पूरा इधर उधर कर रहे हैं। ड्यू टू मशीनरी बहुत बैड हो गया, बाद में केमिकलाइजेशन हो गया, ये सब चीज के, और लोगों को तुरंत जैसा खेत में डाल दिया तुरंत आना मांगता है। सस्टेनेंस जो बोलते, मतलब उसका जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग हम बहुत फास्ट साइकिल में जा रहे हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रॉय की तरफ जा रहे हैं। और जो बताया मैडम ने अभी, जो मकान का, जो हम महाराष्ट्र में इतने फोर्ट है शिवाजी महाराज के जमाने से, अभी 400 500 साल हो गए, चाहे हमारा प्रतापगढ़ है, हमारा विशालगढ़ है, हमारा रायगढ़, शिवनेरी रहे, वो टाइम में सीमेंट नहीं हो, तो सीमेंट था ही नहीं वो टाइम में। जब अभी विशाल एकदम छोटे गांव में रहता है, बहुत बढ़िया उनका गांव, बहुत अच्छा गांव है, आदर्श गांव है उनका, सामने तालुका पाचोरा, जिला जलगांव। तो ये सब सस्टेन्स कर रहे सब लोग। विशाल जी, एक मुझे ख्याल आता है अभी भाई साहब बिला जी की बात सुन के, आपके ग्राम्य इलाके कोई स्कूल बनाए और वो काम आशुमी जी की कंसल्टेंसी में बने, तो हम 2-4-10 लोग बात करके जो एक
है स्कूल बनने के बाद एक साथ 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों तक पहुंचेगी। ओके। यू हाँ, सी बिल्डिंग, हमारे पास भाषा, माइक, टेलीफोन, रिकॉर्डिंग से ज्यादा स्कूल बिल्डिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम। एक छोटा सा स्कूल 5-10 कमरे का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 5,000 बच्चों के लिए स्कूल बनाए। ओके। हाँ हाँ हाँ। और उसके लिए कुछ भी हम, संजय जी तो बहुत रिसोर्सफुल आदमी है, हम कुछ थोड़ा थोड़ा फंडिंग करके आप 4 कमरे की स्कूल बना के देखो। जो बिल्डिंग है ना, इट कैरीज लॉट ऑफ मैसेज। बिला साहब ने तो 500 साल के किले बताए, मैंने तो 2-2 हजार साल किले देखे, आज भी खड़े। मैं ये चाहूंगी कि चीज को किसी तरह पॉलिसी लेवल में कैसे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल स्पेशली रूरल जगह में आजकल कैसा हो गया है, कच्चा घर, तो कच्चे घर की डेफिनेशन ये होती है कि वो जो मिट्टी का घर रहता है उसको कच्चा घर का टैग दे देते हैं, और पक्का घर को सीमेंट जो वाला घर होता है टैग करते हैं। ये उनका सेंसस करने के लिए वो लोग ये टैगिंग करते हैं। तो उसके कारण भी क्या हो रहा है कि जो लोगों का एक्चुअल में अच्छा मिट्टी वाला घर है उसको तोड़ के वो सीमेंट का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको वो टैग चाहिए कि हमारा कच्चा घर नहीं है, हमारा पक्का है। बट जबकि रिवर्स है, सीमेंट का हम देखे जाए तो वो कच्चा घर कह सकते हैं हम उसको, कि वो टूट जाता है। तो वो चीज अगर हम किसी तरीके से एटलीस्ट हम रूरल एरियाज में वो चीज ना होने दें, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, उनका घर भी मिट्टी से बना है, बहुत अच्छा घर है, ऐसा नहीं है कि वो टूटने की कंडीशन में है। उनके घर के बाहर भी टैग लगा है कि एक अच्छा घर है। तो इस तरीके से हम इसको पॉलिसी लेवल में या कुछ ग्राम पंचायत किसी के लेवल पे हम उसको ये चीज ना होने दे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हम सोच सकते हैं। मैडम एक मिनट, अभी अशोक पवार सर भी इधर है, मुझे लगता है कि अशोक पवार सर उसका थोड़ा आंसर मुझे मतलब उनकी तरफ से एक्सपेक्ट मुझे भी कर सकते, हम भी कर सकते कि सर बता सकते हैं आंसर। बराबर है। ये पवार यहाँ पे सर एक ही मिनट, पवार सर एक ही मिनट। मैम, पवार सर इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो आपका ये टेक्निक जो भी वाटर छोटे जो डैम बनाने में, उसमें ये टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आप ज्यादातर फोकस, क्योंकि पवार सर का बहुत बड़ा काम है महाराष्ट्र के वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो वो जो डैम्स बनाए जाते हैं अभी तो सीमेंट के बनाए जाते हैं ज्यादातर, तो उसमें ये टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये सस्टेनेबल रहेगा। और हमारा सुबह जो मीटिंग हुआ उसमें यही सब्जेक्ट चल रहा था, क्योंकि जो भी डैम्स है उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे पवार सर, लेकिन वो डैमेज होने की ज्यादा संभावना है 10 साल 20 साल के बाद। तो मोस्ट ऑफ द 70% तो डैम जो छोटे छोटे, जिसे हम कोल्हापुर टाइप केटीवेयर्स बोलते हैं, तो वो टूटने लग गए। तो अगर ये टेक्निक इसमें इस्तेमाल किया जाए तो सस्टेनेबल वर्क होगा। तो इसके बारे में भी आप बात जरूर करें। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि कच्चा घर, तो लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, मैं अभी रूरल एरिया में रहता हूँ, तो इसका एक रीजन है, क्योंकि वो जो कच्चा घर कहा जाता है मिट्टी का, तो उसको हर 2-3 साल में उसे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बारिश के वक्त फिर से वो पानी आने लग जाता है घर पे। तो लोगों को ये सारा काम करना, मतलब ये सारा जो भी मेहनत है वो नहीं चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, इसलिए लोग ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम मिट्टी के घर टू सीमेंट के घर। तो इसके बारे में भी हमें लोगों को जो भी है इंस्पायर करना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। तो बोलिए पवार सर, मैंने आपको विशाल डिस्टर्ब। पवार सरांनी जाण्याच्या अगोदर मी 1-2 मिनिटं घेतो फक्त. सरांना भी थोडस इव्हन की आमच्या म्हणजे खानदेशमध्ये सर, सॉरी मैं हिंदी में बात करता, मैडम समझेगा नहीं, इन खानदेश डिवीजन धुळे डिस्ट्रिक्ट शिरपूर नियर बाय देयर इज काल अनेर डैम. आज शिवाजीराव पाटिल एमएलए थे बहुत, मतलब 40-50, सर को पता रहेगा पता नहीं, लेकिन ये पूरा डैम मिट्टी का है, 100% मिट्टी अनेर डैम है. मुझे लगता है साल हो गया, अभी भी सस्टेनेंस है, वेरी पावरफुल डैम है. जो बाकी डैम सीमेंट कांग्रेस से बने उसमें लीक हो रहा है, लेकिन ये डैम से लीक नहीं हो रहा है. एज पर माय
मैंने विजिट भी किया और माय ऑब्जर्वेशन में भी अशोक सर मैं से ज्यादा, क्योंकि वो वही एरिया से, मतलब वो मतलब क्या उनका टेक्नोलॉजी वो जानते हैं मुझे ज्यादा, वो बता सकते हैं। लेकिन है हमारे खानदेश रीजन में मिट्टी का बना डैम, बहुत पुराना डैम है, स्टिल वेरी गुड कंडीशंस। ओके सर, पवार सर तुमच्याकडे। पाटिल साहब ने बताया वो उस हिसाब से बराबर है। और विशाल सर पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पे टेक्निक कैसा इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़े मैं बताऊं कि अभी भी हमारी एक टेक्निक हम पुराने अभी भी यूज कर रहे हैं कि जो कि अर्दन डैम्स है। अर्दन डैम्स में जो भी ये लोकल अर्थ यूज की जाती है। तो ये जो है कि वहाँ की अर्थ यूज करने में दो तीन चीजें रहती, जैसे कि वो उस मौसम के हिसाब से इको फ्रेंडली रहती है। साथ में वही की अर्थ यूज की जाती है, तो उससे वहाँ पे कई ढलाने हैं यहाँ पे या कुछ हिली एरियाज है, वहाँ पे वो माइनिंग करके लाई जाती है और उसी एटमॉस्फेयर में उसी सराउंडिंग में वो इस्तेमाल, तो उसका जो भी सीजनिंग होता है वो सीजन अर्थ रहती है। और ये अर्थ सालों साल अभी भी अर्दन डैम के लिए यूज की जाती है। आज भी कोई अगर डैम बनता है बड़ा लंबा वाला, जहाँ पे अगर काफी लंबी बांध अगर बांधनी पड़ती है, तो अभी भी हम लोग अर्थवर्क यूज करते हैं। और सिर्फ ओवरफ्लो सेक्शन जो रहता है उसके लिए कई बार अभी थोड़ा जैसे 15 20 25 साल पहले तो ओवरफ्लो सेक्शन के लिए स्टोन मेशनरी यूज की जाती थी। जैसे कि सीमेंट का इन्वेंशन हो गया और सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अभी ओवरफ्लो सेक्शंस कोल ग्राउट या अपने कंक्रीट में बनाए जाते हैं। मगर अभी भी हो रहा है। जैसा कि ये कन्वेंशनल मटेरियल यूज करने का और भी एक तरीका है कि पुराने वाले जो कैनल सिस्टम्स थे उस कई बार लाइनिंग नहीं किया जाता था। जैसे कि अगर अच्छा स्ट्राटा है तो वैसे अनलाइंड सेक्शन इस्तेमाल होते थे। जैसे उत्तराखंड में वगैरह देखेंगे या इधर महाराष्ट्र में भी कुछ पोर्शन में ये आपके अर्थ अर्थ टाइल में लाइनिंग किया गया है। बर्न्ट बर्न्ट अर्थ वो या बर्न्ट ब्रिक्स है उसमें लाइनिंग किया है, जिसमें कि सीमेंट का इस्तेमाल जो है पूरा जीरो सीमेंट का इस्तेमाल है, नेचुरल मटेरियल यूज करके किया जा रहा है। दूसरे केटी वेयर्स जो है, केटी वेयर्स में पुराने केटी वेयर्स इसमें में बनाए गए हैं। और केटीवेयर के बीच में जो भी वाटर फ्लो के लिए जो भी पैसेज बनता है उसके बीच में ड्राई रखने या बारिश के टाइम में वो खुले रखने, और बारिश जैसे खत्म हो जाते तो उसके बाद में वो क्लोज करने और उसके पीछे पानी इकट्ठा करना है या उसको हेडअप करना है। के लिए पुराने वाले कन्वेंशनल सिस्टम में ये लकड़ी के ही मेंबर्स या फली प्लैंक्स वगैरह यूज किए जाते थे। स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में ये लकड़ी के फ्लैंक्स यूज करना है, और उसके बीच में का जो गैप है वो अगेन ब्लैक कॉटन सॉइल्स वगैरह उसमें भर के थोड़ा के वो वाटर प्रूफ लीक प्रूफ वगैरह करने का ये टेक्नोलॉजी अभी भी हो रहा है। मगर जैसे कि सीमेंट का या स्टील का या उसके साथ में प्लास्टिक का जो वहां पे अभी कई बार लकड़ी का जो फ्लैंक्स थे उसकी जगह में स्टील के फ्लैंक्स या प्लास्टिक के फ्लैंक्स वगैरह उसकी जगह ले रहे हैं। पिक्चर वहीं पे है, ये टेक्नोलॉजी अभी भी है। मगर जैसे कि अभी थोड़ा करने में थोड़ा लिमिटेशंस आ गए, जैसे कि ये फॉरेन है, तो उस हिसाब से थोड़ा उसके लिए गवर्नमेंट एजेंसी को टिम्बर कम से कम यूज करके जो भी मेथड्स हो सकते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। तो उस हिसाब से थोड़ा टिम्बर का इस्तेमाल कम हो गया और कंक्रीट के मेंबर्स या स्टील के मेंबर्स यूज किए जा रहे हैं। दूसरा और कुछ सवाल रहेगा तो पूछिए। हाँ, मैडम ने पूछा था कि ये घर और कच्चे घर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सारे लोग अपने कच्चे घर पुराने घर कच्चे करके लेबल है करके वो गिरवा रहे हैं और सीमेंट के पक्के घर बनवाने जा रहे हैं। तो आप जैसे लोग इसमें स्टडी करने वाले, अच्छा नॉलेज रखने वाले जो भी बंदे हैं, उन लोगों को मेरा एक अपील है कि आप लोग ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज और पंचायत के जो भी अथॉरिटीज है जो कि घर का टैगिंग कर रहे हैं
उन लोगों को आपको एक लिखना चाहिए, ये पक्का घर जो भी आपने है, ये इस तरफ के कंक्रीट के घर या आरसीसी के घर, हम जिस एरिया में रहते हैं वो सिस्मिक जोन क्या है, और उसमें इस तरीके के घर की आवश्यकता नहीं। जो भी हमारे बुजुर्गों ने मट्टी के घर बनाए वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। जैसे कि अभी विशाल सर ने तो बताया, उनका 70 साल का घर है और मजबूती से खड़ा है। तो उनको ये अथॉरिटीज को हम लोगों को बताना है, ये कच्चा और पक्का जो भी कैटेगराइजेशन कर रहे हैं ये गलत हो रहा है, और इससे अच्छा एनवायरमेंटल फ्रेंडली पुराने वाले घर जो है मकान अननेसेसरली वो गिराए जा रहे हैं और उसके जगह में कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। तो आपका कैटेगराइजेशन जो है होना चाहिए, और जो भी मट्टी के घर आज भी अच्छी तरह से खड़े हैं तो उनको कच्चा घर नहीं बोला जाए, वो पक्के ही घर बोलना चाहिए। ऐसा थोड़ा सा बदल करने के लिए या उसके बीच में और कोई तो एक कैटेगराइजेशन ऐड करना है, कन्वेंशनल पक्का घर ऐसा करके कुछ तो कर दीजिए। ये कच्चा मकान, पक्का मकान में कन्वेंशनल पक्के घर, ऐसा टाइप में कैटेगराइजेशन इंट्रोड्यूस उसमें डालने के लिए बोल दीजिए। और ये जो है वो गिराने के लिए उनको किसी भी तरह की नोटिस या किसी भी गिराने के लिस्ट में ये ऐसे मकान इंक्लूड नहीं होने चाहिए। उस हिसाब से थोड़ा एक प्रेजेंटेशन दे, वो अच्छा रहेगा, ताकि लोग जो है डर के मारे कुछ हमारा कच्चा घर है करके कोई कुछ तो टेक्नोलॉजी में सीमेंट के लिए, स्टील की खपत के लिए कोई भी कुछ भी अगर कैटेगराइजेशन कर रहा है तो वो गलत हो रहा है। तो ये कच्चे घर, कन्वेंशनल घर भी बचने चाहिए। उस हिसाब से कन्वेंशनल पक्के घर करके ऐसा एक नया वाला कैटेगराइजेशन सिस्मिक जोन के हिसाब से आप गवर्नमेंट को, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज को सजेस्ट कर लीजिए, वो तो फिर पुराने वाले घर हमारे बच जाएंगे। वेरी गुड। यस विशाल, बोलिए मैम, आपको कुछ बात करना है इसके ऊपर? आप जो वो डैम्स का बता रहे थे उसके कोई फोटोग्राफ्स या कुछ स्टडी कर सकते हैं उसका, मतलब अभी भी जो मिट्टी वाले। मैडम मैं आपको उसका डिटेल शेयर कर सकता, मैंने आपका नंबर चैट में आया था, मैं ले लिया। देन आई विल शेयर विद यू। मिट्टी का डैम जो है हमारा इसमें जो देदुले डिस्ट्रिक्ट जो सातपुड़ा से आता है, सातपुड़ा यानी अपना तप्पी के बीच में है, तो मैं उसका आपको डिटेल दूंगा आपको। और अभी एक भी जो एग्जांपल है, बन रहे हैं वो सब अभी नए वाले भी जो बन रहे हैं वो भी इन्होंने बताया ना पवार सर ने। अभी भी जैसे फॉरेस्ट एरिया में जो बन रहे हैं, तो फॉरेस्ट एरिया में देखिए भी कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाने में थोड़ा बहुत उस टाइप में अनरिटन बैन है। वहां पे बोला जाता है कि फॉरेस्ट एरिया में जो भी मट्टी मिल रही है वहां पे जो भी उसी का एक स्ट्रक्चर बना के यूज करने के लिए ज्यादा अप्रिशिएशन है। बाहर से कंक्रीट या मट्टी, ये बाहर से ये गिट्टी वगैरह ला के काम करने में थोड़ा वहां पे और भी रिस्ट्रिक्शंस है। तो उनको बोला जाता है कि जो भी लोकल मटेरियल फॉरेस्ट में जो मट्टी मिल रहे हैं, फॉरेस्ट में बॉम्बू के प्लांट्स उस टाइप में ये कीजिए, या जो भी वहां पे पत्थर है तो उसी के साथ में गैबियंस वगैरह बनाइए। ये सारी चीजें जो है गैबियंस वगैरह सारे नेचुरल लोकली अवेलेबल जो भी मटेरियल उन्हीं से बनाए जाते हैं। और वो बनाने के लिए वहां पे एप्रिसिएशन या वो उस टाइप के थोड़ा बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो खर्चे में भी लोकली अवेलेबल होते हैं तो खर्चा तो कम ही होता है। जैसे कि सीमेंट या स्टील कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेस से लाना है तो उसमें सर ने जैसा बताया कि फैक्ट्री वालों का फायदा, उसके बाद में ट्रांसपोर्टर का फायदा, उसके बाद में बीच में होलसेलर, रिटेलर, ये सारे लोग जोड़ के जो भी पैसा होता है उससे कम खर्चे में लोकल मटेरियल में वो सारी चीजें बन रही। तो उस टाइप में इस्तेमाल करने में उसको थोड़ा बहुत उसी टाइप में थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह है। सर जी को बोलना है। पवार जी, आपकी बात बहुत काबिले तारीफ है, बट प्रोवाइडेड कच्चा घर is constructed science Ashumi ji has described. She putting some mitti between the rocks or stones does not make it pakka. It has to be a rammed earth. So she can vouch, or any design school can certify a structure provided वो डिजाइन के मुताबिक बना है। सॉइल हैज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। इसके ऊपर हम कूद के भागते खेलते हुए बड़े हो गए, हमें उसको उसकी कदर नहीं है, वो अलग बात है।
बट उसकी साइंटिफिक वैल्यू कम नहीं होती है। जी जी जी। अच्छा, आपने डैम की बात कही। आई नो वन डैम इन बेबीलोन विच इज टुडेज इराक। ओ 5.8 मीटर हाइट है, 4.5 साल से खड़ा है। यू सी वाटर प्रेशर बियॉन्ड 6 मीटर हाइट हैज ए डिफरेंट रिलेशन विद द स्ट्रक्चर। अगर 6 मीटर हाइट तक आप अलोंग द रिवर कितने भी छोटे छोटे गली प्लगिंग जो कहते हैं करे, रेम्ड अर्थ से आसानी से हो सकता है। एंड दैट बेबीलोन डैम इज रेम्ड अर्थ। और कोई कंक्रीट का डैम 1000 साल पुराना भी है नहीं। खैर उस टाइम पे 1000 साल पहले तो सीमेंट आरसीसी था ही नहीं, बट स्टिल एवरी स्ट्रक्चर हैज इट्स मेरिट एंड लिमिटेशन। तो वो स्पेसिफिकेशन से हिसाब से हो जाए तो आई एम श्योर आपकी बात सही है कि कच्चे घर की जो हमारी इंप्रेशन है उसको हम बिल्कुल बदल सकते हैं। यस सर। तो विशाल ने जो एक बोला था कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन द स्मॉल विलेज, कच्चा घर को ज्यादा हो जाता है, उसका भी वजह मुझे जो मैं अगर मेरा ऑब्जर्वेशन से मैं बता सकता है कि 30-40 साल पहले हमारे कच्चे मकान थे गांव में, तो उसके ऊपर मिट्टी का पूरा लेयर होता था। मतलब पूरे वॉल मिट्टी के होते थे, ऊपर भी जो का मतलब लकड़ी का डाल, उसके ऊपर मिट्टी का 100% मिट्टी रहती थी, उसमें कोई भी सीमेंट का किधर भी नहीं रहता था। तो हमारे हर गांव में, गांव के बाहर एक रिजर्व में मिट्टी रहती थी, वो मिट्टी बोलते थे, पता नहीं अभी विशाल को उसका, ही मींस फ्रॉम सेम रीजन, हम उसको खारी बोलते थे। खारी का मतलब क्या है, जो ऊपर का लेयर रहता था वो हर साल बरसात शुरू होने के पहले हम उसको उसके ऊपर डालते थे, उसमें से पानी का बूंद नीचे जाता ही नहीं था, तो उसका हम खारी, और उसमें वो सिर्फ हाथ से ही उसको डिगिंग करके ही उसको लेके आने का परमिटेड था हमारे, मैं मेरे गांव की बात कर रहा है। उसमें कोई ट्रैक्टर, कोई किसी को परमिट नहीं था, इवन बाय बैलगाड़ा से भी नहीं मिट्टी उसको, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंट था। अगर आपने ट्रैक्टर लगा दिया तो पूरा निकाल देंगे और उसको गांव के आजू बाजू के गांव में भी उसको सेल करेंगे। उसको खारी थी ये मिट्टी, और ये क्या, उसके बाद में केमिकल आ गया, वो पानी उसमें सब दूसरा पानी आ जाता है, मिट्टी का पूरा मिक्सिंग ये हो गया, ये सब चीज की वजह से वो केमिकल ही हमारा फाइनली सबको कल्पिट है। मैं अगर मेरा ऑब्जर्वेशन बताता है, गांव के बाजू में रही नहीं ऐसी मिट्टी जो सुपर मिट्टी है या पावरफुल मिट्टी नहीं रही, तो इसलिए लोगों को रिपेयर पानी नीचे गिरता है, तो लोगों का एक एजिटेशन हो रहे लोग, इसलिए भी एक कच्चा मकान, पक्का मकान, और हमारा गवर्नमेंट का भी ऊपर सर्कुलर पक्के मकान दे रहे, इतने मकान पक्के बन गए, तो ये लोगों के ऊपर उसका भी एक ये हो जाता है, सरकार दे रहा है, हमें पैसा दे रहा है, तो लोग उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं गांव में, उसको पैसा मिल रहा है उसके बदले में। बहुत सारे फैक्टर्स है बिहाइंड ये सब कच्चे मकान के बदले पक्के मकान के कन्वर्शन के लिए, तो इसलिए हमें जरूर कुछ तो परसेंटेज में कोशिश तो करना ही मांगता है, तो ये नहीं मैं दिस इज माय ऑब्जर्वेशन जो But I think this is where technology meets the local wisdom. कि पुराने में हम मिट्टी तो यूज करते थे, पर उसको ऐसी तरीके से यूज करते थे कि उसको बार बार मेंटेन करना पड़े। नए स्ट्रक्चर्स मिट्टी के बना रहे हैं विद डिजाइन एक्सपर्टीज और डिजाइन इंटरवेंशन हमारे अलग तरीकों से, उसमें कोई मेंटेनेंस ऐसा नहीं है कि उसको हर 2-3 साल में आपको करना पड़ेगा। माइनर जो मेंटेनेंस, तो वो तो हर किसी घर में कुछ ना कुछ तो होता है कभी ना कभी आफ्टर सम टाइम, पर इतना ये नहीं है कि फ्रीक्वेंटली आपको करना पड़े। तो आई थिंक वो एक टेक्नोलॉजी मीट्स लोकल विजडम का होना चाहिए रूरल एरियाज में। जी जी अभी भी लोगों को मिट्टी का घर मतलब वही कि उसको 2 साल में एक बार वो लीपन करना पड़ेगा और गोबर से करना पड़ेगा, बट वो चीज से हमें हटना है। अगर वो हटेंगे तो ही लोग उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि आजकल किसी को ये नहीं चाहते हैं कि 2-2 साल में मेंटेन करता रहे, और कोई ये नहीं चाहता है कि हम हर बार नया नया घर बनाते रहे। तो वो एक चीज को एक कंबाइन होने की जरूरत है। यस यस, स्टेटस भी आ गया ना, स्टेटस भी आ जाता है गाँव में, स्टेटस का भी आप कि स्टेटस भी है कि मेरा बाकी लोगों का पक्का मकान है, मेरा नहीं है, फिर उसका बच्चे का शादी कैसा हो, ये सब बहुत सारी चीजें रूरल, अगर हम रूरल में, हम रूरल से, तो हमें वो पूरा उसका ऑब्जर्वेशन बहुत सारा है। ये चीज की इन्वायरमेंटल तो होना ही मांगता, लेकिन साथ में स्टेटस भी आदमी का आ जाता है, और वो सब फिर आपका यार कच्चा मकान है, फिर उसको कोई लड़की नहीं है, बहुत सारी चीजें तो ये बदलना होना ही मांगता है। एनीवे चलो,
थैंक यू वेरी मच। बट आपने बहुत इसका बहुत सारा डिस्कशन डायलॉग हो गया, और हमें आप वापस इनवाइट करेंगे जो हमारा बाकी जो उनके लिए पहुंचने के लिए। विशाल चलो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में ये सारा पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए। और मैं तो हर बार कहता हूँ, जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी वो कहते हैं हर बार की, ये चारों चीजें जब एक साथ आ जाते हैं, संत, शासन, महाजन और समाज, तो सच में वो नदी हो, नदी बेसिन हो, ये सारा जो भी है एक नेचर के तरफ, प्रकृति के तरफ जाने लगता है। नहीं तो कैसे रहता है कि अगर ये चारों में से एक भी पिलर कम हो जाए तो प्रकृति और नेचर जो है ना बैलेंस नहीं होता है। तो ये सच बात है कि हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी है। और हम ये वेबिनार का मकसद यही है कि जैसे मैं हर बार यही सीखता हूँ हर वेबिनार में, क्योंकि हर एक्सपर्ट जो है उसने, जैसे डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद उसको उसका पेन पता चल जाता है, वैसे आज अश्विनी मैम को पेन पता चल गया आर्किटेक्चर के बारे में, और उन्होंने वो पेन के ऊपर क्या दवाई होनी चाहिए इसलिए अपने लाइफ को डायरेक्शन दे दिया, और उसके वजह से वो लोगों को भी इंस्पायर कर रही है और उनको उस दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रही है। तो हैट्स ऑफ टू यू अश्विनी मैम। और सच में आप सभी लोग यहाँ पर आते हैं और हमें एक नई दिशा देते हैं, इसलिए मैं आओ तापी नदी को टीम की तरफ से आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। और हम एक प्रार्थना से इसका समापन करेंगे। किसी को कुछ कहना होगा तो पहले कह दीजिए, फिर हम प्रार्थना की तरफ जाए। एक छोटी सी प्रार्थना से हम समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मेरे को ये मौका देने के लिए।